नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार गेटमेंट क्लासेस में। और आज आपके सामने एक नया बैच शुरू होने जा रहा है जो कि सब्जेक्ट स्पेशल होगा, जिसमें हम बात कर रहे होंगे पॉलिटी स्पेशल बैच। इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है आज मेरे भाई, और हम ये पूरा बैच फ्री पढ़ाने वाले हैं। पूरा पॉलिटी स्पेशल रहेगा। अगर हम इसके कंटेंट की बात कर रहे होंगे, जितने भी लोग अगर साथ ही जुड़ेंगे, तो इस वाले बैच को पूरा करने के बाद हम आपको यकीनन कह सकता हूँ कि पॉलिटी के जितने क्वेश्चन बनने होंगे, चाहे आपके वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के हो, चाहे आपके स्टेट पीसीएस के हो, चाहे आपके यूपी पीसीएस के हो, चाहे मान लीजिए यूपीएससी तक के क्वेश्चन आप टच कर रहे होंगे, यकीन करिए इसको करने के बाद चाहे आप स्टेट लेवल में आप आ जाएँ, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, वीडियो हो गया वगैरह, जो भी हमारे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट के एग्जाम, इन सभी में अगर पॉलिटी का प्रश्न आता है तो मेरे भाई इस कंटेंट से बाहर नहीं होगा। और बहुत कंसाइज कंटेंट कराने वाले हैं, और इतने बेहतरीन तरीके से सिंपल सी भाषा सिखाएंगे आपको कि शायद आप इसको याद करना बहुत आसान बना देंगे आपके लिए। और अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करेंगे, किसी भी स्टेट पीसीएस को दे रहे होंगे, उसके भी क्वेश्चन 100% हो रहे होंगे, मदद मिल रही होगी 100%। और इसके कंटेंट को कराने का तरीका मेरा क्या रहेगा, पहले से सुन लो। ये वाली सभी वीडियो आपको फ्री मिलने वाली है, कोई आपको ये चार्ज नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और 1 बाय 1 टाइप वाइज वीडियो मिलेगी, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी। आज से ये वाली वीडियो आएगी, एक अलग प्लेलिस्ट बन के आ जाएगी, उसको सेव करेगा प्लेलिस्ट को, और उसमें हम एक एक वीडियो ऐड करते चले जाएंगे। जैसे आज की वीडियो आ रही है, आज पहली क्लास है हमारी, कल थोड़ी सी क्लास और बढ़ाएंगे, थोड़ी सी क्लास 1 घंटे से ऊपर भी ले जा सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। और इसमें कंटेंट किस प्रकार से चलेगा मेरे भाई, तो आज समझ लो बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी है नहीं, आराम से शुरू करते हैं इस वाले बैच को। हम ये कहेंगे कि सबसे पहले तो हम आपको थ्योरी करा रहे होंगे, पहला काम होगा हमारा थ्योरी कराने का। और थ्योरी कराने के बाद उसी चैप्टर के क्वेश्चन यानी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराने का पूरा प्रयास रहेगा कि क्लास में प्रैक्टिस कराएं। हो सकता है वीडियो अपलोड ना कर पाएँ, लेकिन ऑफलाइन में तो प्रैक्टिस कराएंगे। जो हमारे ऑनलाइन साथी जुड़े होंगे उनको टेलीग्राम पे इसकी पीवाईक्यू की पीडीएफ डाल दिया करेंगे, वो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी, कोर्स ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम कहते हैं कम से कम वीडियो में पूरी थ्योरी को समेट दिया जाए, ये हमारा टारगेट रहेगा इस वाले में। और इसमें सबसे पहले हम थ्योरी को कवर कर रहे होंगे, और थ्योरी वो कवर करेंगे कि आपने शायद अभी तक कहीं नहीं पढ़ी हो, ऐसी वाली थ्योरी कवर करने वाले हैं। जो साथी हमसे पहले से पॉलिटी के नोट्स जो ले चुके हैं, तो वो वाले साथी भी चिंता की बात नहीं है, उसी से मिलता जुलता थोड़ा सा अपडेटेड कंटेंट रहेगा। बहुत कुछ अपडेट करने की कोशिश करेंगे, नई ओर से हम लिख के आ रहे हैं, नई ओर से नोट्स बना रहे पॉलिटी का। और इसमें थ्योरी के बाद प्रैक्टिस, और इसके बाद जितने भी आपके, चाहे यूपीएसआई में स्पेशल पॉलिटी आती है, चाहे आपका स्टेट पीसीएस वाले में, उसके क्वेश्चन कराने वाले हैं हम इसमें, ठीक है। और जुड़ जाइए मेरे भाई, शुरुआत करते हैं आज की, अब बिना देरी के। और इसको शुरुआत करने से पहले आज की क्लास में हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, और हमारी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी है क्या, इस भारतीय राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, और ये विषय के बारे में जानेंगे क्या विषय है, इसके बारे में आज हमारी क्लास रहेगी। तो इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने होंगे। ऐसा नहीं पहली क्लास है तो आप छोड़ जाओ, लेकिन आपको पहली क्लास से वॉच करना पड़ेगा, और एक कॉपी लेनी पड़ेगी, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, आपको पूरा नोट करना पड़ेगा, और इसकी पीडीएफ आएगी, उससे पूरे नोट्स बनाने पड़ेंगे। विधिवत पढ़ाई करनी है मेरे भाई। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस वाले बैच को जितनी जल्दी खत्म कर पाएं, और बहुत आराम एकदम विधिवत साफ सुथरे तरीके से अच्छा कंटेंट दे पाएं आपको, हमारा पूरा प्रयास है मेरे भाई। आ जाओ शुरू करते हैं। ये वाली जो आपको पीडीएफ दिख रही है, ये वाली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे शाम 12 बजे के बाद आ जाएगी, तो वहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। इसी से हम पढ़ाने वाले हैं पीडीएफ के द्वारा। आ जाओ मेरे भाई। हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो हम इसमें भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी का मतलब, और हम और किसी देश की राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ रहे होंगे। ये पॉलिटी विषय क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं मेरे भाई। तो पॉलिटी का मतलब होता है भारत में इंडियन पॉलिटी की हम बात करेंगे, देखो ध्यान रखना, अब हम हर बार भारतीय संविधान की बात करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, और किसी दूसरे की बात नहीं करेंगे। तो मैंने पहली बार जोड़ दिया, इंडियन पॉलिटी कहें तो भारतीय राज्य व्यवस्था। हम कहें तो भारत में जो राज करने यानी शासन करने की व्यवस्था बनाई गई है, उसे भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। इंडियन पॉलिटी का अर्थ पहले समझ लो। हम शुरुआत, बेस तो हमारा मजबूत होना चाहिए कि हमने शुरुआत क्या करा, पढ़ क्या रहे हैं। मैंने कहा हम भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, और भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब ये है कि भारत में राज या शासन करने की जो व्यवस्था बनाई गई है,
भारत में किसी को अगर शासन करें, मान लिया आगे चल के आप भी एमएलए या एमएलसी मंत्री सांसद बन गए, तो आप भी एक इसके भाग होंगे व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए। भारत में जो शासन करने की व्यवस्था बनाई है उसी को हम भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन हमें बेसिक समझना जरूरी है। और देखो, यह राज व्यवस्था भारत का संविधान से चलती है। जो इंडियन पॉलिटी है ना, जो राज व्यवस्था चल रही है, भारत का शासन चल रहा है, इसी को राज व्यवस्था कहा जाता है, भारतीय राज व्यवस्था। और भारतीय राज व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है भारत के संविधान की। एक भारत का लिखित संविधान है, उसकी जरूरत पड़ती है। और भारत के उस लिखित संविधान में है क्या क्या, उसकी बात करें तो आप ये कहेंगे भारत के लिखित संविधान में, जो भारत का संविधान है, संविधान एक ऐसा नियम और कानून से भरा, हाँ, संविधान एक दस्तावेज की तरह है। संविधान एक नियम और कानून से भरा दस्तावेज है, जो जिसे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के द्वारा फॉलो किया जाता है। हमारे संविधान में जो नियम लिखे गए हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। अब मेरे भाई, हमारे संविधान में पीएम के लिए योग्यताएं लिखी हुई हैं, मतलब पीएम अगर बनाया जाएगा उसकी योग्यताएं होनी चाहिए। अब तुम डायरेक्ट कहने लग जाओ हम पीएम हैं, तो मेरे भाई संविधान का उल्लंघन कर रहे होगे। क्या आप कभी कहते मेरे भाई हमसे पीएम को, हमसे प्रधानमंत्री को, हमसे राष्ट्रपति को? नहीं कहते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप संविधान के नियमों से बंधे हुए हैं। आप कहते हैं संविधान के नियम ही कहता है कि हम राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति एक ही हमारे भारत देश का, नहीं तो एक हर एक घर में एक एक राष्ट्रपति होता, एक एक पीएम होता। क्योंकि हम संविधान के नियमों को फॉलो कर रहे हैं, इसी हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ संविधान एक ऐसा नियम कानून से भरा दस्तावेज है जिसे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के द्वारा फॉलो किया जाता है, मतलब उसका अनुसरण किया जाता है। ऐसे ही लिखित और नियम कानूनों के दस्तावेज को क्या कहते हैं? संविधान। हमें आई होप हमें ऐसा लगता है कि आपको संविधान की परिभाषा और भारतीय राज व्यवस्था दोनों की परिभाषा समझ में आई होगी। मतलब भारतीय राज व्यवस्था उसे कहते हैं कि भारत में राज करने की जो व्यवस्था बनाई गई है, और जो भारत में राज करने की व्यवस्था बनाई गई है वो कुछ नियम कानूनों से चलती है। वो नियम कानून किस में लिखे हुए हैं? वो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, है ना। संविधान को मैंने ये कहा कि कानून से भरा दस्तावेज है जिसे प्रत्येक नागरिक को फॉलो करना पड़ता है, उसी को संविधान कहते हैं। सही है, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही होगी, कोई जल्दबाजी तो नहीं है, आराम आराम चल रहा है कंटेंट, आपको समझ में आ गया संविधान किसे कहते हैं। अब आगे आता हूँ मेरे भाई, बड़े आराम से करेंगे चीजों को। हमारे ही संविधान में हमारे देश की राज व्यवस्था को चलाने की जो सरकार है, कहे तो क्या, हाँ पावर लिखा हुआ है यहाँ पे पावर लिखा हुआ है। ये लिखा है हमारे ही संविधान में हमारे देश की राज व्यवस्था को चलाने की जो सरकार को पावर है, वो किसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी को नहीं बल्कि 3 इंडिपेंडेंट बॉडी को सौंपी गई है। मतलब हमारे जो भारत का शासन चल रहा है ना, ये किसी एक आदमी को नहीं सौंपा गया है, किसी एक आदमी को नहीं सौंपा गया है। कहने का मतलब अभी हमारी भारत सरकार में मोदी जी है ना, पीएम मोदी हैं। तो मैंने कहा ये पूरे भारत का शासन चलाने के लिए मोदी की जिम्मेदारी नहीं है, मोदी के अलावा और किसी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसा नहीं मोदी जो करेंगे वही हो जाएगा। मोदी अगर कुछ करेंगे, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो वो वाली चीज रोकी भी जा सकती है। समझ पा रहे हो? यहाँ पर इसी बात को लिखा गया है, हमारे ही संविधान में हमारे देश की राज्य व्यवस्था को चलाने की जो सरकार को पावर है, वो किसी इंडिपेंडेंट बॉडी यानी स्वतंत्र निकाय को नहीं है, किसी एक को नहीं है, बल्कि ये 3 इंडिपेंडेंट बॉडी है स्वतंत्र निकाय को सौंपी गई है। बोले आप भारत का शासन चलाएंगे, वो 3 बॉडी होंगी जो भारत का शासन चला रही होंगी। वो 3 बॉडी कौन कौन सी होंगी मेरे भाई? बड़े ध्यान से देखना है। मैंने कहा सत्ता या सरकार या जो पावर का बंटवारा किया गया है वो 3 पार्ट में किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में किया गया सत्ता का बंटवारा। तो आप कहेंगे सत्ता का बंटवारा नंबर 1 तो होती है हमारी लेजिस्लेचर, विधायिका, और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव कहें तो कार्यपालिका, और तीसरी होती है जुडिशरी कहें तो न्यायपालिका। कहने का मतलब किसी एक आदमी के हाथ में भारत का शासन चलाने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, बल्कि 3 इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं जो ये कहेगा भाई ये करेगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अपने ऊपर काम करती हैं, वो अपने हिसाब से काम करना है। तीनों बॉडी को, तीनों निकाय हैं, तीनों निकाय अपनी हिसाब से काम करते हैं। मैंने कहा एक होती है विधायिका, आप हिंदी में याद कर लो अगर आप इंग्लिश या नहीं याद करते, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने कहा विधायिका का काम होता है मेरे भाई विधि का निर्माण करना, कानून बनाना, और कार्यपालिका का मतलब होता है टू अप्लाई लॉ, विधियों को लागू करना। कानून बनाया विधायिका ने, लागू करवाया कार्यपालिका ने। अगर वो कानून बना है अगर गलत है
तो मेरे भाई लिखित विधियों की व्याख्या करना। जो मान लिया इधर से कोई कानून लिखा गया, विधि का मतलब होता है कानून, लॉ। अगर कोई लॉ बनाया गया है और लागू किया जा रहा है, उसकी व्याख्या करना सही है या गलत। कहने का मतलब अगर कहें तो विवादों का निपटारा करना। अगर कोई उस नियम से विवाद होता है, उसके निपटारे करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का। कहें तो कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में दंड का प्रावधान करना। अगर कोई कानून बनाया गया और उस कानून का अगर उल्लंघन होता है तो इस बॉडी की जिम्मेदारी है कि आपको दंड दे देगी, आपको जेल भेज सकती है, आपको और कोई जीवन सजा होती है, जेल क्या बोलते हैं, है ना, जीवन कैद करा सकता है, या फिर मान लिया मृत्युदंड दे सकता है। ये सब अधिकार हमारी इस बॉडी को दिया गया, जुडिशरी। समझ पा रहे हो? मतलब कानून बनाएगा, ये लागू ये करेगा। अगर इस कानून के बनाए हुए में कोई कमी है तो इसकी व्याख्या करने का काम हमारी जुडिशरी का होगा। अगर वो कानून गलत साबित हुआ तो इस वाले को कैंसिल करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का। तो इसका मतलब ये 100% ये नहीं कह सकता हमने जो कानून बनाया है वो 100% सही है। वो वेरीफाई कौन करने बैठा है? न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता कि मेरे हिसाब से काम करिए। न्यायपालिका अपने हिसाब से उसका रिव्यू करेगा, अगर ठीक होगा तो ठीक, नहीं तो गलत है। भाई समझ पा रहे मेरी बात? तो मैंने यही बात बोली थी कि भारत में शासन चलाने के लिए पावर का किसी एक आदमी को पावर नहीं दी गई है, ये 3 इंडिपेंडेंट बॉडी को पावर दी गई है कि भारत का शासन चलना कैसे है। ठीक है, आपके सामने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इसी को आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत ब्रॉड पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत पढ़ने वाले इसको। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हम बात करेंगे कि हमारे देश में अर्धसंघात्मक प्रणाली चलती है। ये अर्धसंघात्मक क्या होता है? हमारे भारत देश में अर्धसंघात्मक प्रणाली चलती है। कहने का मतलब सामान्यतः हम लोग संघात्मक सरकार का इस्तेमाल करते हैं। किसका? संघात्मक सरकार का इस्तेमाल करते हैं, और आपातकालीन स्थिति में ये एकात्मक हो जाती है। अर्थात हमारे देश में जो सरकार है वह संघात्मक और एकात्मक लक्षण का मिश्रण है, इसलिए हम इसे कॉन्सिफिटल कहें तो अर्धसंघात्मक सरकार कहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि हमारे भारत देश में कौन सी सरकार है? तो अर्धसंघात्मक सरकार है। अर्धसंघात्मक का मतलब है कि हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिक्सचर है। संघात्मक क्या होती है? मैंने कहा सामान्यतः हम लोग संघात्मक सरकार का इस्तेमाल करते हैं, राज्य का भी और केंद्र का भी, दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो राष्ट्रपति शासन लग गया। अब मतलब एक का ही चल रहा है। कहने का मतलब है कि अर्थात हमारे देश में जो सरकार है संघात्मक और एकात्मक, कहने का मतलब, और आपातकाल स्थिति में ये एकात्मक हो जाती है सरकार। एकात्मक हो जाती है क्या? हाँ, आपातकाल स्थिति में एकात्मक हो जाती है। इन दोनों का मिक्सचर ही हमारा क्या कहलाता है? अर्धसंघात्मक। तो आपकी बात समझ में आई, भारत में किस प्रकार की सरकार चल रही है? अर्धसंघात्मक चल रही है। कौन सी? अर्धसंघात्मक चल रही है। खैर यहाँ से भी नहीं, थोड़े से आगे आ जाओ। हमारे देश में सरकार के 3 लेवल होते हैं। हमारे देश में सरकार के 3 लेवल होते हैं। कहें तो हमारा लेवल 1 होता है सेंट्रल लेवल, दूसरा लेवल होता है स्टेट लेवल, और तीसरा होता है लोकल। कहें तो एक संघ वाला, एक राज्य वाला, और एक होता हमारा कहें तो लोकल। कहें तो ये इसको लोकल को हिंदी में कहते हैं, शायद एक बार देखना पड़ेगा, लोकल को हिंदी में स्थानीय स्वशासन, है ना। थोड़ी से आ गया। हम आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं सेंट्रल लेवल की बात करेंगे बेटा। सेंट्रल लेवल में क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? सबसे पहले केंद्रीय स्तर की बात करते हैं। तो हमारे केंद्रीय स्तर में हमारी विधायिका क्या होती है? विधायिका क्या होती है? संसद होती है मेरे भाई। मैंने कहा जो संसद होती है वो हमारी विधायिका होती है। कहें तो जब कोई कानून पास होता है, कानून बनता है, कानून बनाता कौन है? संसद बनाती है। अगर केंद्र की बात करोगे तो केंद्र में 3 लेवल हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर केंद्र की बात हो रही है तो हमारे केंद्रीय स्तर पे हमारी विधायिका का काम कौन करेगा? संसद करेगा। क्या कानून यहीं से बनते हैं? जो हमारा विधेयक होता है, पास होता है, जब वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, वो सब होता है तो हमारे कहाँ से? संसद से ही है। अब हम बात करेंगे, ये 3 पार्ट है, ये हमारी है विधायिका, ये है कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। किस लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। अच्छा, सेंट्रल लेवल पे आप बात कर रहे हो तो मैंने कहा हमारी संसद हमारी 3 अलग अलग चीजों से मिलकर बनी हुई है। राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, राज्यसभा और लोकसभा। जो हमारी विधायिका है सेंट्रल लेवल पे वो संसद है, और संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। आगे चल के दोबारा से ही पढ़ाना है हमें, ये दोबारा से डिटेल कराना है। लेकिन हम आज आपका रिव्यू कर रहे हैं कि हम जो सिलेबस में पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में क्या पढ़ेंगे हम।
हम भारतीय संविधान को, जो भारतीय राज्य व्यवस्था का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। आज कोई सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आज जैसे हम ब्रीफ कर रहे हैं कि हाँ हम क्या पढ़ने वाले एक्चुअल में। हम जब पढ़ेंगे आगे संसद करके बहुत डिटेल पढ़ रहे होंगे, आर्टिकल पढ़ रहे होंगे इसके, राष्ट्रपति के अलग, राज्यसभा के अलग, राज्यसभा लोकसभा के अलग। लेकिन हम आज ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारे सेंट्रल लेवल पे विधायिका है, जो कानून बनाने वाला होता है, वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? संसद। अच्छा, उसके बाद अगर कानून बन गया तो लागू करने का काम किसका होगा? लागू करने का काम होगा कार्यपालिका का। उसके लिए जिम्मेदार है हमारी कौन सी? यूनियन गवर्नमेंट है, तो संघीय सरकार। जो सरकार होती भाई तो नियम कानून लागू करती है। जब नियम कानून बन गया, अब लागू कौन करेगा? सरकार। अगर सेंट्रल लेवल की बात है तो यूनियन गवर्नमेंट उसको लागू करेगी। यूनियन गवर्नमेंट में कौन आते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे ये कानून बन चुका है, ये सभी को फॉलो करना पड़ेगा। कानून बना कहाँ से? संसद से। फॉलो कौन करवा रहा है? मोदी जी। मोदी जी क्या हो गए? कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मैंने कहा पीएम हो गया। और संघ की मंत्रिपरिषद कहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रिपरिषद किसकी? यूनियन की। संघ की मंत्रिपरिषद में हमारे केंद्रीय मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, ये सब होते हैं। ठीक है, हम कहना ये चाहते हैं ये सब लोगों का काम होता है। कानून बना हुआ है उसको लागू करना, वो हमारी संघीय सरकार का काम होता है। सेंट्रल लेवल की बात चलिए ध्यान रखना। अगली बात, अगर सेंट्रल लेवल पे अगर कोई कानून बना है वो सही है गलत है, उसका रिव्यू पिटीशन करेगा। रिव्यू कौन करेगा? तो उसके लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है। सेंट्रल पे कौन? सर्वोच्च न्यायालय। बात समझ में आ रही है? मतलब केंद्रीय स्तर पे, अगर हम केंद्रीय लेवल पे बात करें, सेंट्रल लेवल पे अगर हमारी कानून बनाएगी संसद, संघीय सरकार लागू करवाएगी उस कानून को, अगर उसको रिव्यू करेगा तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। और इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जज का मतलब न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस का मतलब मुख्य न्यायाधीश होता है। हम कहना ये चाहते हैं जो सर्वोच्च न्यायपालिका है हमारे केंद्रीय स्थल की, जो हमारे सेंट्रल लेवल की न्यायपालिका, उसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ जजेज होते हैं वो 34 होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 33 अदर जजेज होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? मैक्सिमम। बात समझ में आ गई? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये हम दोबारा से कराएंगे, आपको बताएं। आज हम ब्रीफ कर रहे हैं कि हमारा सेंट्रल लेवल क्या है। अब हम चल रहे हैं मेरे भाई स्टेट लेवल पे। वहाँ पे चल रहे हैं स्टेट लेवल, राज्य स्तर की बात करेंगे। नंबर 2 आगे। क्या बात समझ में आ रही है आप सभी को? आप समझ पा रहे हैं हम क्या पढ़ा रहे हैं? समझ रहे हैं सभी लोग? ठीक है, आगे आ जाओ। हम बात करेंगे राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पे भी हमारी क्या होगी? विधायिका, कार्यपालिका और होगी ना? होगी। मैंने कहा विधायिका होती है वो हमारा राज्य स्तर पे विधानमंडल कहा जाता है। क्या होता है? राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है और केंद्रीय स्तर पे हमारी संसद होती है। हमने केंद्रीय लेवल, सेंट्रल लेवल पढ़ाया था, यहाँ पे संसद कर दिया था। अब हम स्टेट लेवल पे आ गए हैं। स्टेट लेवल पे हमारा होगा क्या? विधानमंडल के तो स्टेट लेजिस्लेचर। कोई बात नहीं, हिंदी याद करो, अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है आप हिंदी देखो। विधानमंडल। अब विधानमंडल किस किस से मिलकर बनना होगा? तो हम ये कहेंगे जो कानून बनाने वाला होगा, जो कानून लॉ फॉर्मेशन करता है, मेक लॉ, कहने का मतलब विधानमंडल करेगा। इसमें राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगा और विधान सभा होगी। लेकिन मेरे भाई ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, ये केवल भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। अदर राज्य में, अदर स्टेट में हमारे राज्यपाल और विधानसभा है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ये विधान परिषद भी है, विधानसभा भी, द्विसदनी विधानसभा है। कैसी? द्विसदनी विधानमंडल है। हमारे उत्तर प्रदेश का द्विसदनी है और 6 राज्यों को छोड़कर वो 6 राज्य कौन कौन से हैं वो आगे हम पढ़ाएंगे जब ये चल रहा होगा। ठीक है, तेलंगाना हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे करके। कोई बात नहीं, अभी आप ये देखिए कि हमारे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है वो 2 सदनी है, एक विधान परिषद है और एक विधान सभा है। और जैसे मैंने उधर संसद में बात करी थी कि एक राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है, वैसे ही विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन होता है? राज्यपाल होता है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, हम बात करेंगे किसकी? हम राज्य स्तर पर विधायिका की बात करेंगे। राज्य स्तर पर विधायिका हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की विधायिका है, राज्य स्तर की विधायिका हो गई है। अब विधायिका के बाद आ जाओ कार्यपालिका। कार्यपालिका यहाँ से कानून बन गया, अब लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका। अच्छा, कार्यपालिका में आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, जिसमें सीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, वहां पे संघ की थी, यहाँ पे राज्य की मंत्री, राज्य के मंत्री होंगे सब। समझ पा रहे हो?
यहाँ पर राज्य के मंत्री और हमारे सीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य की मंत्रिपरिषद होगी जिसमें विधायक आते हैं। कौन आते हैं? विधायक आते हैं, एमएलसी आते हैं। समझ पा रहे हो? और ये हमारे सीएम साहब होंगे। जैसे हमें उत्तर प्रदेश में अभी कौन है सीएम? योगी आदित्यनाथ। तो ये हमारे किसका काम कर रहे हैं? कार्यपालिका का। किस लेवल पे? स्टेट पे, सेंट्रल पे? स्टेट लेवल। अच्छा, हमारे स्टेट लेवल पे न्यायपालिका में क्या आ जाएगा? न्यायपालिका पे होता हमारा क्या? हाई कोर्ट होता है। क्या हाई कोर्ट इलाहाबाद वाला सुना है? क्या आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट दिल्ली वाला है? वो तो दिल्ली वाला सर्वोच्च न्यायालय है, वो हमारे सेंट्रल लेवल का है। सेंट्रल लेवल की न्यायपालिका और ये स्टेट लेवल की न्यायपालिका है, जिसको हम कहते हैं हाई कोर्ट। अच्छा, इसमें चीफ जस्टिस होता है और अदर जज होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी संख्या फिक्स नहीं है। किस वाले में? हमारे स्टेट लेवल की जो जुडिशरी है, स्टेट लेवल की जो न्यायपालिका है, इसमें नंबर ऑफ जजेस की संख्या फिक्स नहीं है। लेकिन आपके उत्तर प्रदेश वाले की पूछी गई थी। आप कहेंगे डिपेंड किस पे करता है? किसी भी राज्य में कितने जज होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे, ये डिपेंड करता है किसी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या संसद पर निर्भर करती है कि हमारी संसद कितनी डिक्लेयर करती है कि उस राज्य में कितने जज होने चाहिए, कितने न्यायाधीश होने चाहिए। हम एक बात और करेंगे कि इसमें जो संसद होती है वो संसद कितने जज होने चाहिए, कौन सा पेश उठाती है? तब आप कहेंगे सर पॉपुलेशन। जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उस राज्य में न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो सबसे ज्यादा जजों की संख्या कहां पर मिलेगी? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन सा? सिक्किम। तो सबसे कम न्यायाधीश कहां पे मिलेंगे? सिक्किम में मिलेंगे। ठीक है। और कल हम जितना पढ़ा रहे हैं ये पूरा सुनेंगे सभी से, जितना हम पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे, सभी का डेली लेवल निकलता रहेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। मैंने कहा किसी भी राज्य में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या फिक्स नहीं होती है। हाँ, एक मुख्य न्यायाधीश जरूर होता है। हाई कोर्ट का एक ही मुख्य न्यायाधीश होगा, चाहे कोई सा भी राज्य हो। आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे मेरे भाई, अब हम बात करेंगे नंबर 3 लोकल गवर्नेंस। पहले सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, अब हम आ चुके कहां पे? लोकल गवर्नेंस कहें तो स्थानीय सुशासन की बात करेंगे बेटा। और स्थानीय सुशासन में आती है हमारी पंचायतें और नगर, यानी पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज कहें तो नगर पालिका है। ये क्या होती है? पंचायत नगर पालिकाएं। ये पंचायत तो होती है ग्रामीण के लिए, रूरल के लिए, और ये होती है अर्बन कहें तो शहरी के लिए। क्या होती है? नगर पालिकाएं होती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और समझना, हम दोनों को अलग अलग बांट के पढ़ रहे हैं। हमने कहा जो हमारी पंचायतें होती है उधर हमारी नगर पालिका होती है। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे हैं जो हमारी पंचायतों में सबसे नीचे स्तर होता है विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत होती है। जो हमारी पंचायतों में सबसे नीचे स्तर पे होता है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से ऊपर होती है हमारी ब्लॉक पंचायत। ब्लॉक को कहते हैं पंचायत समिति। ब्लॉक को क्या कहते हैं? पंचायत समिति। कहें तो आपके गांव का प्रधान होगा, फिर ब्लॉक अलीगंज है। कहाँ पे? अलीगंज है। ब्लॉक के बाद इसके बाद होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत। कहें तो बात समझ में आ रही है? पहले मैंने कौन सा समझाया था? सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल, अब आ चुके हम लोकल पे। लोकल में आपके गांव में घुस चुके हैं। आपके गांव से ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक से ऊपर जिला पंचायत। समझ में आ गया? हमने कहा था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उसके बाद जिला पंचायत। ये हमारा चलता है किस लेवल पे? ग्रामीण स्तर पे। ठीक है। अच्छा, एक हमारी म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका होती है, वो शहर के लिए होती है। किसके लिए? शहर। उसमें सबसे निचले स्तर पे होता है नगर पंचायत। क्या होता है? नगर पंचायत। जो अभी जो गांव थे वो शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो गांव थे पहले, अगर मान लिया आपका गांव है वो शहर बन चुका है, अगर आपका गांव शहर बन चुका है तो वहां पर होती है मेरे भाई नगर पंचायत। वहां पे ये वाली ग्राम पंचायत खत्म होके यहाँ पर हो जाती है क्या? नगर पंचायत। और नगर पंचायत से थोड़ा सा और बड़ा है कोई नगर, तो वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल के तो नगर पालिका परिषद होती है। जैसे अपने अगली अलीगंज में नगर पालिका परिषद है ना नगर पालिका। अच्छा, अपने नगर पालिका है। नगर पालिका से अगर महानगर हो गया, नगर से महानगर हो गया, वहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहे तो नगर है। सब जनसंख्या का खेल है ना। कह रहे हो ब्लॉक के अंदर कई सारे गांव आते हैं और जिला के अंदर बहुत सारे ब्लॉक आते हैं। ऐसे ही तो होता है। वैसे ही नगर पंचायत छोटी है, उससे बड़ा होगा तो नगर पालिका परिषद, और अगर महानगर हुआ तो मेरे भाई नगर निगम होता है। नगर निगम बड़े बड़े जैसे कानपुर महानगर हो गया, हाँ मंडलों में पहुंच जाओ, बहुत बड़े बड़े शहरों की बात हो रही है, वहां पर नगर निगम होता है।
नगर निगम के चुनाव होते हैं वहाँ पे, है ना। जैसे अपने प्रधानी के चुनाव होते हैं, वहाँ पे नगर निगम के, अपने अलीगंज में नगर पालिका के चुनाव वोट पड़ते हैं ना। और आपके इधर नगर पंचायत होगी, जहाँ पे छोटे छोटे कस्बे होंगे। अच्छा, ये बात समझने के बाद हमने आपको पढ़ा दिया है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नेंस 3 स्तर पे हमारी सरकारें चलती हैं। कितने स्तर पे? 3 स्तर पे चलती हैं। और इसमें जो हमारा लोकल गवर्नेंस के लिए होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। मैंने कहा उधर तो सेंट्रल पे सुप्रीम कोर्ट था, स्टेट लेवल पे क्या था? हाई कोर्ट था, इलाहाबाद वाला मान लिया उत्तर प्रदेश का। और हमारे लोकल लेवल पे अगर आप आओगे, हम अपने जिला की बात करेंगे तो वहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, कहीं तो अधीनस्थ न्यायालय, ये कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के नीचे काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारा स्टेट का हाई कोर्ट है, कौन सा? इलाहाबाद वाला। इलाहाबाद के नीचे हमारा एटा वाला हाई कोर्ट काम कर रहा हो, समझ पा रहे हैं? ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। और इसके भी नीचे काम कर रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स, जिला या सत्र न्यायालय। आप कभी अलीगंज की तहसील में जाना, वहां पर लिखा होगा सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट कहें तो वहां पर सत्र न्यायालय लगे होंगे। सत्र न्यायालय आप अलीगंज वो जाना एटा में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट ये हर एक ब्लॉक स्तर पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात समझने के बाद हम आपको इतना ब्रीफ कर चुके हैं कि सरकारें कितने भाग में चलती हैं, किस लेवल पे चलती हैं, और सरकार को चलाने के लिए कितनी बॉडी चाहिए। मैंने अगर किसी भी शासन को चलाने के लिए, किसी भी सत्ता को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए 3 इंडिपेंडेंट बॉडी होती हैं। और 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में हमारे स्वतंत्र निकायों में सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका। और ये 3 लेवल पे, केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय प्रशासन, 3 लेवल पे काम करता है। कहें तो सेंट्रल लेवल पे हमने बेटा पढ़ाया आपको, सेंट्रल लेवल पे हमारी होती है संसद, और उधर होती है राज्य सरकार, वो केंद्र सरकार, और उसके बाद होता है सर्वोच्च न्यायालय। और वहीं राज्य में आ जाएंगे तो राज्य में होता हमारा क्या? विधानमंडल होता है। कार्यपालिका, विधायिका क्या होती है? विधानमंडल होता है। और कार्यपालिका क्या होती है? अरे, कार्यपालिका हमारी होती है राज्य सरकार। वहां पे केंद्र सरकार थी, यहाँ पर क्या होगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार में सीएम होंगे और राज्य की मंत्रिपरिषद होगी। अच्छा, मैंने कहा राज्य में न्यायपालिका क्या होती है? तो हाई कोर्ट। अब हम आगे थे लोकल गवर्नेंस पे, और लोकल गवर्नेंस में बात करी थी, मैंने कहा पंचायतें होती हैं और नगर पालिकाएं। पंचायतें गांव के लिए होते हैं, नगर पालिकाएं शहर के लिए होती हैं। नगर पंचायत की बात करें तो पंचायतों की बात करें, पंचायतों सबसे छोटा होता है, सबसे निचले स्तर पे होता है तो ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, इंग्लिश में कहते हैं क्या? ब्लॉक पंचायत, इसके बाद होता हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ऐसे ही हमारे नगर पालिकाएं होती है, वो अर्बन एरियाज में होती हैं, या तो शहरी क्षेत्रों में होती हैं। अगर कोई गांव अभी अभी शहरों में बदला है तो वहां पे नगर पंचायत बनाई जाती है। क्या होती है? नगर पंचायत, फिर नगर पालिका परिषद, उसके बाद नगर निगम। अगर कोई महानगर है तो वहां पर होती है नगर निगम। ये बात समझ में आ गई है। इसके बाद मैंने कहा कि इन सभी पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए जो कोर्ट होता है, वो कोर्ट जिम्मेदार होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, तो अधीनस्थ न्यायालय। ये आगे डिटेल में पढ़ने वाली है, फिर से कह रहे हैं। और इसमें होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम बेटा ऐसे ऐसे चलने वाला, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। इसमें हम पॉलिटी स्पेशल बैच में क्या क्या पढ़ाएंगे, पॉलिटी स्पेशल बैच में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो हम ये कहेंगे बेटा आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा मेरे भाई, सबसे पहले भारत के संवैधानिक विकास को 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ाएंगे। एक तो कंपनी रूल और एक पढ़ाएंगे क्राउन रूल। कंपनी का शासन और क्राउन, विक्टोरिया आ जाएगी, वहां पे विक्टोरिया का शासन चलेगा 1773 से 1857 और 1858 से 1947। यहाँ पर जाके भारत आजाद हो जाएगा 47 में। उसके बाद संविधान बनके तैयार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? पहले कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी, आगे बहुत सारी कंपनियां करेंगी शासन आके। उसके बाद क्राउन, महारानी विक्टोरिया, अंग्रेजों का शासन आ जाएगा। अंग्रेजों का शासन 47 तक चलेगा, हम आजाद हो जाएंगे, संविधान बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारी संविधान सभा पढ़ेंगे। इसमें हम इंटरिम गवर्नमेंट, संविधान सभा निर्माण करेगी। किसका? इंटरिम गवर्नमेंट कहें तो अंतरिम सरकार का गठन करेगी। उसके बाद संविधान सभा की समितियां पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हम आजाद हो जाएंगे उस टाइम पे। फिर भाई पहले तो कंपनी का, फिर अंग्रेजों का, स्वतंत्र हो गए। फिर क्या बनेगी? संविधान सभा। संविधान सभा बनाएगी अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार से क्या होगा? संविधान सभा की समितियां बनेंगी। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण होगा। फिर भारतीय संविधान के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के फीचर्स क्या है? जब आप मोबाइल लेने जाते हैं, बताओ फीचर क्या है? बताओ कितने जीबी रैम है, कितने जीबी रोम है, बैटरी लाइफ कितने कितने घंटे में चार्ज होगा। ये हम संविधान के फीचर की बात करेंगे। संविधान चार्ज नहीं होता मेरे भाई, वो मोबाइल चार्ज होता है, फीचर बता रहे थे हम आपको। अच्छा, हम संविधान की विशेषताएं पढ़ने के बाद आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान के विदेशी
मतलब हम भारतीय संविधान है ये कहीं से उठाया गया है, कॉपी किया गया कहीं से। तो वो सोर्स क्या क्या है जहाँ से हमने संविधान के स्रोत उठाए, किस किस देश के उठाए हैं। आपने सुना होगा भारत के TPS नीति निर्देशक सकता तो किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। तो हमने किसी देश से कॉपी किया है, उसे कहते हैं विदेशी स्रोत। ये पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा नया है तो बेफिक्र होके बैठना, बेझिझक होके बैठना मेरे भाई, आपको इतना साफ सुथरे तरीके से सिलेबस कराएंगे, और जो कर चुके उनके लिए तो और ही मजा आने वाला है इसमें। आगे देखो, फिर हम कराएंगे संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की वो अनुसूचियां जो भारतीय संविधान के आर्टिकल में नहीं लिखी गई हैं, वो हम अनुसूचियां पहले पढ़ाएंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ाएंगे, उसके बाद में पढ़ाएंगे संविधान के भाग। और भारतीय संविधान के भाग कितने हो चुके? 25, और अनुच्छेद हो चुके 450 प्लस। लेकिन हम अगर ये कहें भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी हैं, तो भारत में संविधान के मुख्य भाग तो 22 हैं और मुख्य अनुच्छेद हमारे 395। ऐसे होते नहीं है 19 का A, 19 का B, 19 का C बन गया, ये सब जोड़ के 450 प्लस हो रहे हैं। और ऐसे ही हम जब भाग पढ़ रहेंगे 4 का A, तो 4 तो था ही, 4 का A और ऐसे 25 होते हैं, लेकिन मुख्य भाग कितने हैं? ये सब क्वेश्चन आ रहे होंगे पेपर में और सब क्वेश्चन बन रहे होंगे आपसे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे संविधान में जो संशोधन हो रहे हैं लगातार। उसके बाद में कुछ गैर संवैधानिक अंग भी पढ़ाने वाले, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं हमारी संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिपेंडेंट, उनको पढ़ाएंगे। वो भी हमारे कहीं ना कहीं शासन चलाने में मदद करती है, जिम्मेदार है, जैसे नीति आयोग की बात कर रहे होंगे, है ना। और इसको पढ़ाते हुए हमारे पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। सही है, ये आपको मैंने आज ब्रीफ कर दिया है कि आज इंट्रोडक्टरी क्लास में ये बताने की कोशिश करी है कि हम संविधान क्या होता है, पढ़ने वाले क्या हैं, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, और मेरे भाई जुड़ जाइए और आप अपनी कॉपी बना लीजिए, और एक नोट से बनाएंगे तो आपको एक बढ़िया तैयार हो पाएगा। अगर आप यहाँ से PDF से देखेंगे तैयार तो होगा, मानते हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हैं उससे बेहतर तैयारी होगी आपकी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद अगली क्लास में मिल रहे होंगे पॉलिटी की सेकंड क्लास में।